नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ावें और वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण पर भी अवश्य जाएं। महाराष्ट्र की अजय भी राजनीति चल रही है। आज महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल की शपथ हो गई। कुल 39 मंत्री वहाँ पर शपथ ले चुके हैं, अर्थात एक मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, इनको मिला के कुल संख्या हो जाती है 42। और आज जिन मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली उनमें से 19 यानी कि 16 मंत्री, 3 राज्य मंत्री ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और 11 जिसमें से 9 मंत्री, 2 राज्य मंत्री ये शिवसेना के हैं और 9 जिसमें से 8 मंत्री, 1 राज्य मंत्री वे आपके अजीत पवार की एनसीपी के हैं। लेकिन मामला जो है वो मंत्रिमंडल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में ऐसा कोई जिसको आप सोचते हो कि बड़ा ही अदृश्य किस्म का या बड़ा ही कोई आश्चर्यजनक चेहरा आ गया, और ऐसा नहीं है। वही चंद्रशेखर बावनकुले भी हैं, तो आपके गिरीश महाजन भी हैं, चंद्रकांत पाटिल भी हैं, जो भी मुख्य पंकजा मुंडे भी हैं, ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, भले ही ना विधानसभा जीत पाती हों और ना लोकसभा जीत पाती हों, लेकिन जो उनकी बंजारा कम्युनिटी है गोपीनाथ मुंडे की, उसको साथ में रखने के लिए रखा जाता है। लेकिन उधर धनंजय मुंडे भी हैं अजीत पवार की तरफ से, और अजीत पवार की तरफ से एक मुस्लिम मंत्री भी बनवाया गया। तो ये तो मंत्रिमंडल की बात हो गई। छत्रपति शिवाजी के जो वंशज हैं उनमें से भी मंत्री हैं, वो सब है। और मंगल प्रताप लोढ़ा भी हैं मंत्री। तो पुराने मंत्री बहुत सारे जो हैं वो रिपीट हुआ। खैर, ये आपका जो कार्यक्रम है आज का, ये मंत्रिमंडल का विश्लेषण करने के लिए नहीं है, बल्कि ये विश्लेषण करने के लिए है कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने बजट सेशन से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटा लेंगे। जो भी संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा पहले से ही लग रहा है। वो इसलिए भी लग रहा है कि महाराष्ट्र राजनीति में बुरी तरह से चरण हो रहा है। प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल की पार्टी का लोकसभा में केवल 1 सांसद है। प्रफुल्ल पटेल को कहा गया है कि भैया हमारे यहाँ फॉर्मूला है कि 6 सांसद पे 1 मंत्री मिलेगा, 1 मंत्री पद मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पे, जैसे कि 5 पे मिल गया है आपके चिराग पासवान को, तो उससे कम पे तो नहीं मिलेगा। तो अब प्रफुल्ल पटेल लगे हुए हैं इसमें, और ये बात और कोई नहीं कह रहा है, ये संजय राउत स्वयं कह रहे हैं। संजय राउत ये बात स्वयं कह रहे हैं। और जो भी बातचीत चल रही है और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि संपर्क हुआ है शरद पवार की ओर से नरेंद्र मोदी को, तो उससे ये लग रहा है कि जो पूरा का पूरा शरद पवार गुट है और पूरा का पूरा जो शिवसेना गुट है, ये नरेंद्र मोदी की शरण में जाने वाला है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की शरण में सीधे सीधे जाएगा तो नरेंद्र मोदी की संख्या जो है वो एनडीए में बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी एनडीए में संख्या नहीं बढ़ा के वो बीजेपी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि ये उद्धव गुट के जो सारे एमपीज़ हैं, जो 9 मंत्री हैं उद्धव गुट के और 8 मंत्री हैं शरद पवार ग्रुप के, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए। अजीत पवार चाहते हैं कि उनको वे अपनी पार्टी में सम्मिलित करें, और शिवसेना का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तो ये यदि मान लीजिए शिवसेना के भी जो 9 हैं उनमें से 8 लगभग पक्का ही लग रहा है, अगर ये 8 भी सम्मिलित हो जाते हैं तो ये आप समझ लें कि जो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग पावर है टीडीपी की, हालांकि वो बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो बार्गेनिंग टीडीपी ख़ास तौर से वो जो कुछ कर रही है वो अपने प्रदेश के फाइनेंसेस के लिए कर रही है और प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए कर रही है। यही काम
पहले भी किया करते थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू का भी पुराना जो तौर तरीक़ा है वो यही है कि वो बहुत अच्छे संबंध रखा करते थे मंत्रालयों से। जब वो मुख्यमंत्री थे अविभाजित आंध्र प्रदेश के, तो वो केंद्र के मंत्रालयों से, बहुत अच्छे मंत्रालयों से, वहाँ के जो सचिव होते हैं उनके मंत्रियों से बहुत अच्छे संबंध रखा करते थे और जम के प्रोजेक्ट्स लाया करते थे अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश की भलाई के लिए। तो वो तो अभी तक किसी बार्गेनिंग मूड में है भी नहीं। और पवन कल्याण का जो इन्फ्लुएंस है, वो पवन कल्याण एक तरह से नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में आंध्र प्रदेश में है और वे किसी भी तरह से चंद्रबाबू नायडू को हिलने नहीं देंगे। ये जो वक्फ की बात हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि उनको डायरेक्ट धमकियां दी गई थी कि आप सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने उनको कुछ भी कह के नहीं दिया। तो यद्यपि वो इस मूड में नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो पता है आपको कब क्या हो जाए ये पता ही नहीं चलता। तो ये समाचार आ रहा है कि भाई शिवसेना के जो एमपीज़ हैं उन्होंने 2 बार प्रयास किया नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए और दोनों बार उनको टकासा जवाब मिल गया, उनको समय नहीं मिला। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज संभवतः उनकी मुलाकात हो जाएगी नरेंद्र मोदी से। और फिर उसके बाद ऊँट किस करवट बैठता है वो आपको देखने में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा का पूरा एक ब्लॉक एमपीज़ का किसी पार्टी का वो पूरी की पूरी पार्टी और जाके मिल रही है। और यदि वो मिल के और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो कि उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है, तो आप सोचिए क्या होगा। पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में उथल पुथल आ जाएगी। प्रफुल्ल पटेल को भी यही कहा गया, लाओ पार्टी के हिसाब से लाओ, नहीं तो बीजेपी में शामिल कराओ। वो यदि करा देते हैं तो उसका भी हो जाएगा। तो भाई भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति दिन ब दिन सुदृढ़ होती जा रही है। उसके अलावा ये भी बात हो रही है कि भाई या तो शिवसेना की पूरी लेजिस्लेचर पार्टी मिल जाएगी और मान लीजिए अगर नहीं होता है तो उनके 5-6 जो एमपीज़ हैं वो रिज़ाइन करके दोबारा चुनाव लड़ेंगे। बात एक ही है, कान जो है आप यूं पकड़ो या घुमा के पकड़ो, जैसे भी बात वही होती है। दूसरा समाचार ये आ रहा है कि कई कांग्रेस एमपीज़ जो हैं वो रिज़ाइन करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं। ये भी बड़ा समाचार है, जिनमें से हरियाणा का नाम आ रहा है ऊपर। हरियाणा में 5 सांसद हैं लोकसभा के कांग्रेस के, 5 के 5 वैसे तो हुड्डा गुट के हैं। लेकिन ये भी समाचार आ रहा है कि साहब की ये जो राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से 180 डिग्री टर्न मारने के चक्कर में है। वो भूपेंद्र हुड्डा को डंप करने के चक्कर में है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के चक्कर में वो 3 बार चुनाव हार गए। 3 बार उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को एम्पावर किया और 3 बार वो चुनाव हरियाणा में हार गए। तो वो भूपेंद्र हुड्डा को डंप करने के चक्कर में एमपी सारे भूपेंद्र हुड्डा के हैं। तो ये भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप जो है वो 5 के 5 मंत्री रिज़ाइन करके और भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे। उनको तो रिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो 99 ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए उनको रिज़ाइन करके फिर आना पड़ेगा। तो 5 तो ये दिख रहे हैं साफ साफ कि ये इधर आने के चक्कर में बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सदस्य हैं। 13 सदस्य सीधे सीधे जो महाराष्ट्र वाले हैं वो भी पूरी तरह से उनको मोह भंग हो चुका है उनका। वो किसी भी तरह से राज़ी नहीं हैं कांग्रेस पार्टी में आगे चलने के, क्योंकि उनको अब आगे का भविष्य दिख रहा है। उनको पता चल गया कि वो एक तुक्का था। 2024 में जो महाराष्ट्र में या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो 6 सांसद हैं वो भी लगे, उनको सब वो पता चल गया कि भाई वो तुक्का था। और वो तुक्का जो था वो
इसलिए लग गया क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था, और सब मानते हैं आज की डेट में, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मानता। तो भाई आप बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होना यदि अगले 2-3 महीने में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेंथ 272 तक पहुंचा दे। आज की जो घटनाएं हुई हैं और कल जो घटनाएं संभावित हैं, उनको देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। राज्यसभा में तो ये कार्यक्रम पहले से ही आरंभ हो चुका है, आपने देख लिया कि किस तरह जगन के एमएलए रिज़ाइन हो गए और दोबारा इलेक्शन लड़के जो है वो चंद्रबाबू नायडू या बीजेपी से वो पहुंच रहे हैं राज्यसभा में। अब पता चलता है कि जो बीजू जनता दल के जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी 3 तो हो चुके हैं और बाकी 4 भी ऐसा ही करना चाहते हैं। चूँकि वहाँ पर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसलिए वो जो रिमेनिंग टर्म के लिए नॉमिनेट होंगे, तो रिमेनिंग टर्म जो भी होता है वो उस पर अलग अलग चुनाव माना जाता है, सिंगल चुनाव होता है वो। तो सिंगल चुनाव में तो जिसका बहुमत होता है वो उसी का राज्यसभा सांसद इलेक्ट होता है। तो राज्यसभा में पहले से ही बहुमत है एनडीए का, लेकिन अब ये प्रयास हो रहा है कि भाई जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की संख्या बढ़ाई जा सके उतनी बढ़ा ली जाए। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, बिल्कुल तैयार रहिए और हमारे साथ आप देखते रहिए, और हम आपको शीघ्र ही कोई ऐसी सेंसेशनल खबर देने वाले हैं जिससे अगले 4 साल के लिए जो बची हुई राजनीति है यानी कि 2029 के चुनाव के पहले, वो आपको बदलती दिखाई पड़ेगी। और यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन दोनों ही बिल आपको हो सकता है पारित होते हुए दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।